हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास है, मैट्रिक क्लास, जो इसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत बेटर फील होगा। हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद और उनके कारणों के बारे में। इससे पहले हम लोग जो है कि फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, जिसमें से भारत में राष्ट्रवाद के जो प्रमुख कारण थे, भारत में राष्ट्रवाद होने के जो कारण थे, और जो कि हम लोग मेन डिस्कशन किए थे कि भारत में अंग्रेज लोग आया कैसे, भारत में अंग्रेज लोग घुसपैठिया बनकर कैसे आया, और उन्होंने जो है कि हमें, हमारे पूर्वजों को सदियों तक गुलाम बना कर रखा था। सारी बातों का डिस्कशन पॉइंट टू पॉइंट हम लोग किए हुए हैं इस क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास में। और ये जो हमारा पार्ट 1 है, आज का क्लास है, आज का क्लास हमारा पार्ट 1 का क्लास है। हम लोग इंट्रोडक्शन अलग से किए हुए हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आपको शायद से थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास भी डाला हुआ है, आप एक बार उस इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर से चेकआउट कीजिए, ताकि आज का जो क्लास है हमारा कंटिन्यू क्लास होगा और देखिए ये क्लास आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं और आखिर पढ़ते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद आया है, भारत में जो फिर राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, भारत में जो सभी लोग जाति धर्मों को भूल करके एक राष्ट्र के प्रति एकता दिखाई, एक राष्ट्र के प्रति एकजुटता दिखाया, तो उनके कारण पढ़ेंगे आखिर क्या हुआ था। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख कारण थे, जिनमें से हमें इस चैप्टर में हमें 4 के बारे में पढ़ना है, 4 कारण के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद के कारण। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के कारण, अगर कारण की बात करें तो प्रमुख 4 कारण है भारत में राष्ट्रवाद के, प्रमुख 4 कारण। शायद आपको ही पहले से पता हो क्या क्या कारण। सबसे पहले आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण 2 नंबर की बात करें अगर, होता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और 3 नंबर पे आता है हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। 4 नंबर पे आता है हमारा बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, इसे ही बोला जाता है धार्मिक कारण भी बोला जाता है, इसे धार्मिक कारण भी बोला जाता है। ठीक है, धार्मिक कारण याद रखेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद के ये 4 प्रमुख कारण है, जिनको हमें आज जो है 1 to 1 करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण को पढ़ेंगे, फिर आने वाला समय में फिर आर्थिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सामाजिक, फिर उसके बाद क्या बौद्धिक या धार्मिक कारण को पढ़ेंगे। तो आज है कि आज का क्लास है हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। जो 2 टॉपिक हमारा होने वाला है वो 2 टॉपिक होगा, एक राजनीतिक कारण को पढ़ेंगे हम लोग और दूसरा आर्थिक कारण को पढ़ेंगे। आज आज का जो है स्पेशल क्लास यही दोनों के बारे में होने वाला है कि आखिर राजनीति में, आज का क्लास में जो है कि स्पेशल होने वाला हमारा राजनीतिक कारण को पढ़ेंगे और आर्थिक कारण को पढ़ेंगे। बाद में हम लोग जो है कि पार्ट 2 के नाम से दूसरा क्लास लाएंगे, जिसमें हम लोग सामाजिक और बौद्धिक को पढ़ेंगे कि सामाजिक और बौद्धिक कारण होता क्या है। ठीक है, तो आज जो है कि एकदम जो है कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, एकदम शांत और सुकून वाले जगह पर बैठिए, ताकि हमारी बात आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, हमारी बातों को आप ज्यादा गौर से सुना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर राजनीतिक कारण। राजनीतिक कहने का अर्थ होता है कि शासक हमारे ऊपर हुकूमत कैसे करती है, उस कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजनीति क्या होती है, आखिर किस प्रकार से हमारे ऊपर राजनीति किया गया। ठीक है, हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर किस तरह से राजनीति किया गया, हम लोग राजनीतिक कारण के अंतर्गत वही चीज पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण में अगर सबसे पहले बात करी जाए, राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण में बहुत सारे कारणों को शामिल किया गया है, जिसे हम लोग 1 to 1 और जो है कि पढ़ेंगे बहुत बेहतर ढंग से। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा और जो है कि मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। राजनीतिक कारण में सबसे पहला आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। शायद नाम सुने होंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक्ट कहने का अर्थ कानून होता है। एक्ट कहने का अर्थ क्या होता है? कानून। एक्ट कहने का अर्थ कानून होता है। बताइए ये बात कि आज जो है भारत के अलग अलग कोने में, विश्व के अलग अलग कोने में किसी भी घटना, कोई भी घटना अगर घटित होती है तो हमें कैसे पता चलता है? आखिर कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? कैसे का आंसर जो है ना वो मीडिया हो सकता है। ठीक है, वो मीडिया हो सकता है, मीडिया, टीवी चैनल,
मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। लेकिन जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं 18वीं सदी का, ठीक है। 18वीं सदी में ये मीडिया, टीवी जो है, मोबाइल बहुत कम हुआ करता था। मीडिया हुआ करती थी, टीवी और मोबाइल तो ना के बराबर था। उस टाइम जो मेन सोर्स हुआ करता था ना, वो था अखबार, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। जो 18वीं सदी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को जो खबर मिलता था ना, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता था खबर, ठीक है। तो अंग्रेज जो है कि भारतीयों के ऊपर जो भी अत्याचार करता था, भारतीय लोग क्या करता था, उसे जो अखबारों में छाप देता था। और छापने के साथ क्या होता था कि अगर आज का खबर यहाँ कुछ हुआ, हमारे यहाँ कुछ हुआ, तो आने वाला समय में वो खबर अखबार के द्वारा कोई दूसरा जगह चले जाता था। इससे अंग्रेजों में असंतोष की भावना आई और अंग्रेज को ऐसा लगने लगा कि मतलब ये जो भारतीय लोग हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, अगर हम कुछ भी अत्याचार करते हैं, ये भारतीय लोग अखबारों में छाप करके दूसरी जगह खबर फैला देता है। और दूसरी जगह खबर फैलाने के बाद क्या होता है कि आग और भड़क जाती है, दंगा और भड़क जाता है, आंदोलन और हो जाता है। तो अंग्रेज सोचा ये बात कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कोई ऐसा कानून लाया जाए, कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिसके द्वारा भारत के लोग क्या अखबार पढ़ ही नहीं सके, अखबार उसको मिले ही नहीं। तो उसी को रोकने के लिए जो है ना, इस कानून को लाया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को। उसी को रोकने के लिए लाया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ये कानून जो है लाया, कोई किसने लाया, कि अगर बात किया किसने लाया तो लॉर्ड लिटन ने लाया था, ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया, ठीक है, लॉर्ड लिटन। इसमें कहा गया कि जो हिंदी अखबार होगा ना, हिंदी अखबार, चूंकि भारतीय लोग, भारत के लोग जो है ना, हम लोग हिंदी जानते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते समझते बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। उस टाइम पे हिंदी भी ज़्यादा प्रमुख भाषा थी, अंग्रेजी बहुत कम जानता था। आज के आधुनिक ज़माने में अंग्रेजी भी लोग जानते हैं, बट जो है कि उस टाइम की जब हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम जो है ना, हिंदी ना के सॉरी इंग्लिश ना के बराबर जानता था, हिंदी जानता था सभी लोग। तो कहा कि लॉर्ड लिटन साहब कहा ये बात कि हिंदी वाले जितने भी अखबार है, सभी हिंदी अखबारों को बंद कर दिया जाए, ठीक है, सभी हिंदी अखबारों को बंद कर दिया जाए और केवल अंग्रेजी अखबार चलेंगे। अंग्रेजी हिंदी अखबार को बंद करके अंग्रेजी अखबार को खुली छूट दिया गया, ठीक है। यह कानून लाने की बात करें, यह कानून आया था सन 1878 में, सन 1878 में यह कानून को लाया गया। और कानून में कहा गया ये बात कि कानून में कहा गया कि हिंदी के सभी अखबार, ठीक है, हिंदी के सभी अखबारों पर रोक, सभी अखबारों पर रोक तथा अंग्रेजी के सभी अखबारों को खुली छूट दी गई। कहा कि जो खबर छापना छापो, ठीक है, खुली छूट दी गई। क्योंकि कहते हैं कि अंग्रेजी अखबार अंग्रेज लोग पढ़ते थे, इसमें जो है अंग्रेजों के केवल तारीफ की जाती थी, ठीक है, खुली छूट दी गई। इसमें अंग्रेजी अखबार में चूंकि अंग्रेज लोग छापा करता था, वो उनका मीडिया हुआ करती थी, ठीक है, इस वजह से अंग्रेजी अखबार को छूट दिया गया। उसमें अंग्रेजों के केवल अच्छाई के बारे में बात कर रहा था और जो कि उनकी बुराई नहीं लिख रहा था। इस वजह से जो है ना, कहा कि हिंदी अखबार जो है ना, हिंदी अखबार ना तो हिंदी अखबार रहेगा, ना जो है कि भारतीय लोग कुछ समझेगा, ठीक है। हिंदी अखबार को एकदम पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और अंग्रेजी अखबार जो था, अंग्रेजी को कहा आपको जो लिखना जो करना कीजिए, ठीक है। तो यही था हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अगर हम लोग दूसरा कानून के बारे में बात करें, अगर दूसरा कानून की बात करें ना, इसका अगले ही साल 1878 के बाद 1879 में एक कानून और लाया गया, आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट। अभी हम लोग जो है कि बात किए एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का अर्थ जो है कानून होता है, ठीक है, आर्म्स एक्ट। इसे जो और एक नाम से जाना जाता है, और उसका नाम है शस्त्र अधिनियम, दूसरा नाम, ठीक है, दूसरा नाम से जाना जाता है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम कब लाया गया? लाया गया कब? सन 1889 में, ठीक है। उसका नेक्स्ट है 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और जो कि 1889 ईस्वी में लाया गया आर्म्स एक्ट। इसको जो है दूसरा नाम से जानते हैं, कौन सा नाम? शस्त्र अधिनियम, सॉरी, इसे जो है ना शस्त्र अधिनियम बोलना है, शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसे।
इस अधिनियम में कहा गया, चूंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब लाया ना, तो भारतीय लोग थोड़ा बहुत ज्यादा बुखला गए, वो आंदोलन के और ज्यादा उग्र हो गया, और जो कि आंदोलन करने के लिए चाहिए हथियार वगैरह, ठीक है। अंग्रेज इस चीज से काफी भयभीत हो गया, काफी डर गया, और जो है कि अंग्रेज जो है भारतीयों पर कब्जा करना चाहा, भारतीयों पर नियंत्रण पाना चाहा। कहा कि अब जो है ना भारतीय लोग अगर हथियार रखेगा, शस्त्र का माना हथियार होता है, शस्त्र का माना हथियार से होता है। कहा कि अगर भारतीयों को हथियार रखना होगा, भारतीय अगर हथियार रखेंगे उसके लिए जो है ना सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा भारतीयों को, जो है ना भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को हथियार रखने के लिए, लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, लेना होगा। जबकि अंग्रेजों को कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा, याद रखना है, जबकि अंग्रेजों को कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा, ठीक है। याद रखेंगे, ये हमारा सबसे मुख्य बिंदु है आर्म्स एक्ट, यानी कि शस्त्र अधिनियम में, जो कि 1889 ईस्वी में आया था। इस नियम के द्वारा कहा गया कि अगर भारतीय हथियार रखेगा उसके लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा, और अंग्रेजों को हथियार रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं। अगर कोई सोच रहे कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्या कहते हैं कि लाइसेंस ले लेंगे, नहीं, ये नॉर्मल बात नहीं थी। अगर लाइसेंस के लिए, क्योंकि लाइसेंस हमें अंग्रेजों से लेना होता, ठीक है, अगर लाइसेंस के लिए कोई भी भारतीय अंग्रेजों के पास जाता तो उसको किसी न किसी बहाना से उसको भगा दिया जाता, लाइसेंस अप्रूवल नहीं करता था, लाइसेंस स्वीकृति नहीं करता था, ठीक है। और अगला पॉइंट की बात करते हैं हम लोग आगे की। अगर बात करें हम लोग अगला कारण को पढ़ेंगे, अगला कारण 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर पे अगर कोई कारण के बारे में पढ़ेंगे ना, वो सबसे पहला आता है एक इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल। देख लेते हैं क्या है इल्बर्ट बिल। इस कानून को जो है 1883 में लाया गया। कब लाया गया तो बात करेंगे, कब के बारे में अगर बात करें तो याद रखना 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में लाया गया। इसे लाने वाला, ठीक है, लाने वाला कौन था, लाने वाला था लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इस कानून को प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन ने इस कानून को लाया, और जो कि कहा यह बात कि भारतीय लोगों का अगर मुकदमा चलेगा, भारतीय लोगों को अगर किसी प्रकार का केस होगा, भारतीय लोगों को अदालत में जाना होगा, तो अदालत में जाएगा और सामान्य अदालत में जाएगा, अदालत को न्यायालय से दर्शाया जाएगा, ठीक है। अदालत का अर्थ हुआ, ठीक है, अदालत का अर्थ या न्यायालय का अर्थ अदालत, एक ही बात है, न्यायालय, ठीक है। अदालत का अर्थ न्यायालय का अर्थ अदालत। तो कहा कि भारतीय लोग अगर अदालत में जाएंगे, वो उनके लिए सामान्य न्यायालय होगा, और सामान्य न्यायालय होगा उनका जो न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश कहा जाता है जज को, न्यायाधीश कहा जाता है जज को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, जो इंसाफ करता है, जो फैसला सुनाता है, उसे न्यायाधीश या इंग्लिश में जज बोला जाता है। कहा कि एक तो सामान्य न्यायालय में उनका इंसाफ होगा, और साथ ही साथ उनका इंसाफ जो करेगा ना, वो जज जो होगा, वो न्यायाधीश जो होगा, वो यूरोपीय होगा। यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था कि जो है ना यूरोपीय होगा, तो यूरोप का यानी कि इंग्लैंड का होगा। कहा कि यूरोपीय होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था कि वो जो है ना इंग्लैंड का होगा, ठीक है, इंग्लैंड का जज होगा, ठीक है, इंग्लैंड का जज। इस बात से जो है ना केवल भारत के लोग भड़के, बल्कि लगभग पूरे यूरोप के लोग भड़क गया, और जो कि इस कानून को अंततः लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1884 ईस्वी में क्या करा, 1884 ईस्वी में वापस लेना पड़ा, कानून का वापस लेना पड़ा, ठीक है, कानून वापसी कब लिया गया, 1884 ईस्वी में, क्योंकि ये कानून न केवल भारतीयों को आहत कर रही थी, बल्कि पूरे यूरोप इससे प्रभावित हो रहा था। इस वजह से जो है इस कानून को 1884 ईस्वी में वापस ले लिया गया, ठीक है। आप अगला पॉइंट की बात करें, अगला कारण के बारे में बात करेगा, 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। जो गांव का विकास होता है ना, हम लोग ग्रामीण है, गांव के रहने वाले, जो भी बच्चे ग्रामीण है, गांव के रहने वाले हैं, उनका विकास कार्य जो होता है वो पंचायत समिति के द्वारा होता है, पंचायत समिति, ठीक है। गांव का विकास पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति।
जबकि शहर का विकास है ना, शहर का विकास पंचायत समिति नहीं करता है, शहर का विकास करता है कौन? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। क्या देखेंगे? शहर का विकास नगर पालिका, ग्राम का विकास पंचायत समिति। ठीक है, अब जो है कि हमें यहाँ जो पढ़ना, जो कानून के बारे में वो पढ़ना 1899 कलकत्ता कारपोरेशन। ठीक है, 1899 कलकत्ता कारपोरेशन, कलकत्ता कारपोरेशन। कानून को कब लाया गया? 1899 में लाया गया। ठीक है, कलकत्ता कारपोरेशन 1899 में। कहा गया, देखिए कलकत्ता से पहले ना, मतलब कि कानून पढ़ने से पहले हम लोग कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको जानना बहुत लाजमी है। कलकत्ता का आधुनिक नाम, ठीक है, आधुनिक माने नया नाम, ठीक है, आधुनिक नाम जो है ना वो कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता। अगर बात करें कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता की स्थापना जो है ना, स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी, 1690 ईस्वी में। अंग्रेज जो है, अंग्रेज जब भारत आया था ना, उनका सबसे पहला फैक्ट्री कोलकाता में लगा था। ठीक है, तो स्थापना 1690 और इनका जो पहला फैक्ट्री लगा था वो कोलकाता में लगा था, क्योंकि कोलकाता एक शहर हुआ। अगर कोलकाता शहर हुआ तो उनका विकास कार्य किस में होगा बताइए तो? अगर शहर होगा तो विकास कार्य किस में होगा? पंचायत में होगा या फिर नगर पालिका में होगा? जाहिर सी बात है, एक शहर हुआ, हमने अभी आपको बताया कि शहर का विकास कार्य कौन करता है? नगर पालिका करता है। तो क्या है ना कि अब कलकत्ता में नगर पालिका सिस्टम होगा। ठीक है, कलकत्ता में नगर पालिका का प्रावधान होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नगर पालिका होगा कलकत्ता में। ठीक है, अब जो है कि ये कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में कहा गया कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो नगर पालिका होगा ना, उनके सदस्यों की संख्या में क्या करा कि गैर निर्वाचित सदस्य संख्या बढ़ा दिया और जो निर्वाचित सदस्य संख्या था उसे घटा दिया। जो निर्वाचित था, ठीक है, जो निर्वाचित था, निर्वाचित होना था, निर्वाचित करने का अर्थ हुआ इलेक्ट होना, लोगों के द्वारा चुना जाना। ठीक है, निर्वाचित जो था उनकी संख्या में कमी। ठीक है, संख्या में कमी। और जो गैर निर्वाचित था, मतलब अंग्रेज जो है किसी को भी उठा करके गद्दी में बैठा दिया जाता था। ठीक है, जो गैर निर्वाचित था उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, बढ़ोतरी। कहा कि जो निर्वाचित होंगे उसका संख्या कम और जो गैर निर्वाचित होगा उनका संख्या में अधिक किया गया, बढ़ोतरी किया गया, ढेर ज्यादा किया गया। ठीक है, तो बढ़ोतरी किया गया। यानी कि अगर इनडायरेक्टली बात की जाए, लोगों का जो ना मत का अधिकार, मत माने वोट का अधिकार जो ना छीना जा रहा था, तो फिर यहाँ गलत बात। ठीक है, और कहते हैं कि ये कानून इस तरह से जो है कहते हैं कि कलकत्ता वालों के लिए, कलकत्ता के निवासियों के लिए, भारतीयों के लिए ये कानून इस प्रकार से गलत था। ठीक है, अब जो है कि हम लोग अगला बात करते हैं। अगला कानून की अगर बात की जाए, अगला एक कानून और आया था। ठीक है, अगला कानून आया था विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम अगर बात की जाए कब आया, तो 1904 ईस्वी, याद रखेंगे 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम। अब अंग्रेज दिमाग लगा रहा है कि किस प्रकार से भारतीयों को जो है ना उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा एक मात्र ऐसा हथियार होता है जो हमें सिस्टम के खिलाफ, जो हमें संविधान के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है। अंग्रेज सोच रहा था कि अब कैसे भारतीयों की शिक्षा को बाधित किया जाए, उसे रोका जाए उच्च शिक्षा प्राप्त से। ठीक है, तो 1904 ईस्वी में एक नियम लाया, एक कानून लाया जिसको कहा गया विश्वविद्यालय अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कहा कि हर सरकारी स्कूल कॉलेजों में, हर सरकारी विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण होगा, सरकारी पकड़ होगा। जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी छात्र का एडमिशन लेना होता तो उसे अंग्रेजों से परमिशन मिलना होता। अंग्रेज अगर परमिशन दिया तो उस स्टूडेंट का, उस छात्र का एडमिशन होगा, अदरवाइज उस छात्र और उस स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इस अधिनियम में कहा गया कि यदि अंग्रेज, ठीक है, यदि अंग्रेज जिस भी छात्र के, ठीक है, जिस भी छात्र के नामांकन, एडमिशन को बोला जाता है हिंदी में नामांकन, की स्वीकृति मिलेगी, स्वीकृति होगी, उसका ही नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, नामांकन लिया जाएगा।
लिया जाएगा। ठीक, ये क्यों किया गया? ताकि भारतीय लोग जो है ना उच्च शिक्षा ना प्राप्त कर सकते, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए से लाया गया था इस कानून को। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 1904 ईस्वी के बाद हद तो तब हो गई 1905 ईस्वी में, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग 5 के बारे में पढ़ेंगे। 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 विभागों में बांटने की बात कर रहा है। आप लोग एक चीज सुने होंगे, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, क्या आप लोगों ने सुना है? फूट डालो और शासन करो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, शासन करो। इस नीति के द्वारा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल को जो है ना, बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक है, बंगाल को विभाजित कर दिया। विभाजित करने का अर्थ होता है बांटना, अलग खंड में कर देना। किस आधार पर? कौन सा आधार था उसका? आधार था सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता कहा जाता है, सांप्रदायिकता का शायद डेफिनेशन आप लोग को पता होगा। सांप्रदायिकता कहा जाता है कि जाति धर्म किस, सांप्रदायिकता कहा जाता है कि किसी भी जाति धर्म के सांप्रदायिकता कहा जाता है कि किसी भी जाति और धर्म को, किसी एक जाति और धर्म को आधार मानकर अगर राजनीति की जाए ना, उसे हम लोग सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंगाल को जो विभाजन किया ना, तो वो सांप्रदायिकता था। माना हिंदू और मुसलमान, हिंदुओं को जाकर के मुसलमान के बारे में गिबत कर देना, बुरी बात बोल देना, मुसलमान को आकर के हिंदू के बातों में मतलब कि फंसा देना, गलत बातें बोल देना, तो उसी को कहा गया था, उस वही नीति को कहा गया था फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है, उसी नीति को फूट डालो और शासन करो नीति के आधार पर लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन कब किया गया? अभी बताया कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, और जो कि कहा गया कि जो है ना, हम सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू और मुसलमानों को अलग देश दे देंगे। ठीक है, मुसलमानों को अलग देश मिलेगा। ठीक है, अलग देश मिलेगा, देश मिलेगा। लेकिन जो है कि शायद से इनकी नीति में कुछ ढीली पड़ गई, शायद इनकी नीति में कुछ कमी पड़ गई। अंततः होते 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 1911 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन क्या किया? रद्द कर दिया। ठीक है, विभाजन रद्द कर दिया। रद्द करने का अर्थ होता है खत्म कर देना। ठीक है, रद्द किया। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था और किसने किया था। किसने का आंसर होगा? लॉर्ड हार्डिंग। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आगे की बात करते हैं। 1905 से हम 10 पढ़े, लेकिन बीच में एक बात और आई, सभा अधिनियम। ठीक है, अंग्रेजों को पता लगने लगा कि अरे भाई, मेरी खबर, हमारी खबर जो है कि लोगों तक कैसे पहुंच रही है। उनको पता चला कि नहीं, लोग जो है ना, भारतीय लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, मानो इसका अर्थ हुआ सभा करते हैं। एक समूह में बैठ करके अंग्रेजों के बारे में, उनके खिलाफ लड़ने के बारे में जो है कि बातें चल रही थी। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना ऐसा नियम ला जाए जो कि लोग सभा ही ना कर सके, जो कि लोग एक साथ मिल ही नहीं सके। तो उसी के आधार पर 1907 ईस्वी में, ठीक है, सभा अधिनियम लाया। ठीक है, याद रखना, 1907 ईस्वी में सभा अधिनियम। सभा अधिनियम कब लाया गया? अभी बताया, 1907 ईस्वी। ठीक है, 1907 ईस्वी। क्या कहा गया इस कानून के आधार पर? क्या कहा गया कि भारतीय लोग एक साथ मिलकर के, ठीक है, भारतीय लोग एक साथ मिलकर के कोई सभा नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई सभा नहीं कर सकता है। कोई सभा नहीं कर सकता है। यही कानून, इसी कानून का उल्लंघन हुआ था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है,
जब टॉपिक आएगा तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस सब के बारे में। ठीक है, यही सभा अधिनियम एक कारण, एकमात्र कारण होता है। ठीक है, कारण तो और भी है लेकिन जो कि प्रमुख कारण इसी को गिना जाता है, सभा अधिनियम। साल आपको याद रखना 1907 ईस्वी में सभा अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब जो थोड़ा सा जब आगे हम लोग चलेंगे ना, 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी में एक कानून और लाया गया। ठीक है, उस कानून का नाम था, देखिए जैसे कि हम लोग एक नंबर कानून पढ़े, जब पहला नंबर कानून पढ़े वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इस कानून में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इस कानून में हम क्या पढ़े, हम पढ़े कि अंग्रेज जो था, अंग्रेज हिंदी के सभी अखबारों पर रोक लगा दिया, और क्या कौन से अखबारों को बढ़ावा मिला, अंग्रेजी अखबारों को, अंग्रेजी अखबारों को खुली छूट मिली। ठीक है, अब जो है ना भारत के लोग धीरे 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 अपनी आदतों को बदला, अब जो है भारत के लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गए। ठीक है, अब जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे, कुछ प्रेस ऐसा भी होता था जो कि अंग्रेजों के बारे में दो चार बातें मतलब नेगेटिव बात लिख देते थे, और भारत के लोग उसे पढ़ लेते थे और समझ लेते थे। अब जो है कि अंग्रेजों को फिर पता चला कि अरे ये तो अंग्रेजों मतलब कि मीडिया वाला जो अंग्रेजी अखबार में गलती लिखता है, मेरा बुरा ही लिखता है, तो एक और अधिनियम लाया 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में एक और नियम लाया, इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट, कहा कि बाबू अगर कोई आदमी, कोई मीडिया वाला अगर ज्यादा इधर उधर करोगे हम उड़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब एक तरह की धमकी टाइप से दिया गया था इंडियन प्रेस एक्ट में। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट कब लाया गया, 1910 ईस्वी। ठीक है, कब लाया गया, 1910 ईस्वी। इस अधिनियम में कहा गया, इस कानून में कहा गया कि जो है भारतीय मीडिया होगा। ठीक है, भारतीय मीडिया, वो चाहे हिंदी वाला हो या अंग्रेजी वाला, फिलहाल हिंदी वाला तो बंद ही कर दिया था, अंग्रेजी वाला को इनडायरेक्टली कह रहा था। ठीक है, जो भारतीय मीडिया होगा, जो भारतीय प्रेस होगा ना, उत्तेजित लेख नहीं लिख सकता, उत्तेजित लेख। ठीक है, उत्तेजित लेख नहीं लिख सकता है। ठीक है, उत्तेजित लेख कहने का अर्थ हुआ, उत्तेजित लेख कहने का अर्थ हुआ कि मतलब ऐसा लेख जो भारतीय लोगों पर राष्ट्रवाद के प्रति भावना दे, अंग्रेजों के बारे में बुरी बात हो और भारतीयों के समर्थन में बात हो, उसे उत्तेजित लेख। ठीक है, ये बात। ठीक है, तो मतलब कि जो राजनीतिक कारण है हमारे यहाँ पर है, तो बहुत सारे कारण, लेकिन आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, आपको यहीं तक पढ़ना है, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी। इसके बाद जो है हम लोग कारण नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। कारण नंबर 2 आपको याद है, हम लोग पहला कारण लेते क्या, राजनीतिक कारण, दूसरा कारण क्या, आर्थिक कारण। ठीक है, तो दूसरा कारण आर्थिक कारण हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये मतलब राष्ट्रवाद के कारण नंबर 2 है। हमने जो अभी पिछला जितने भी क्लास किए वो राजनीतिक कारणों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हम लोग राष्ट्रवाद के कारण नहीं, राजनीतिक कारणों को पढ़ा। अब जो है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो आर्थिक कारण पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कहने का अर्थ क्या होता है, आर्थिक कहने का अर्थ किसी को पता है, किसी को पता है आर्थिक कारण, आर्थिक कहने का अर्थ होता है रुपया पैसा। आर्थिक जो है ना, आर्थिक कहने का अर्थ होता है रुपया पैसा से, धन से। ठीक है, रुपया पैसा या धन। ठीक है, तो अब जो है ना भारतीय लोग क्या, इट मीन्स अंग्रेज लोग। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या किया कि भारत में बहुत प्रकार का जो है कि शोषण कर रहा था, उनमें एक था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या करा कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोग कपास, ठीक है, कपास, नील, ठीक है, जूट आदि जो है ना कच्चे माल की खेती बहुत करता था। ठीक है, कच्चा माल की खेती बहुत ज्यादा करता था। अब अंग्रेज क्या किया, ये कपास, नील, जूट आदि को सस्ते दामों पर खरीद करके ये अपना भारत से लेकर के वो अपना देश लेके जा रहा था। ठीक है, हमारा भारत से खरीद करके सस्ते दामों में खरीद करके वो इंग्लैंड लेकर जाता था। मतलब कि इसका निर्यात कर रहा था। ठीक है, निर्यात, इसको कहा जाता भेजने को निर्यात, और जो उधर से अगर कुछ आएगा उसको कहा जाता आयात। ठीक है, उसको कहा जाता आयात। ये जो है ना कच्चा माल, कपास, नील, जूट आदि, इसको सस्ता दाम में खरीदता था किसानों से, और इसको जो है ना दूसरा देश मतलब कहने का अर्थ हुआ इंग्लैंड भेजता था। ठीक है, यूरोपीय बाजार में भेजा जाता था, और जो कि वहां इसे महंगे दामों में बेचता था। अब जो है कि ये सामान जब इधर से भेजा,
अब इनका कोई सामान बना उसके देशों में, यूरोपीय बाजारों में। अब जो दोबारा ये सामान हमारा भारत में आयात आता, मतलब वो सामान बनकर आता, वो सामान जब आता ना, मतलब आयात होता उस सामान का, उस प्रोडक्ट का दाम बहुत अधिक होता था। हमारे किसान से जो कपास नील आदि वो खरीदता था कच्चा माल, ये कच्चा माल तो सस्ते में खरीदता था, लेकिन उस सामान, ये कच्चा माल से जो सामान, जो प्रोडक्ट बनता था, वो प्रोडक्ट का जो आयात होता था वो बहुत महंगे में होता था, ठीक है, बहुत महंगे में, जो कि हमारे भारत के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। एक तो कारण ये रहा। अगर आगे की बात की जाए ना, आगे की बात की जाए, उस टाइम पे जो है हमारे भारत में एक व्यवस्था चल रहा था, कर वसूली का व्यवस्था, किसानों से, मजदूरों से, गरीब वर्गों से कर लेता था। उस व्यवस्था का नाम था जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि अंग्रेज जो है किसी एक व्यक्ति को तय कर दिया जाता था कि फलाने इलाके में आपको कर वसूली करना है, ठीक है। अब वो जमींदारी क्या करता था कि किसानों से, ठीक है, किसानों से, मजदूरों से, ठीक है, मजदूरों से और गरीब वर्गों से, जो छोटे मतलब की जाति के लोग होते थे, उनसे जो है कर वसूली करता था, लेकिन कर में बेईमानी करता था। अगर अंग्रेज कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति से, सपोजेड एग्जाम्पल के लिए, प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपये लेना है कर के रूप में, भूकर, इसको कहा था भूकर, मतलब कि जमीन का कर लेता था, ठीक है, भूकर। कहा कि अगर 100 रुपये सभी से लेना है, लेकिन ये जो जमींदार होता था ना, बहुत बेईमान था, ठीक है, ये जो जमींदार था ये बहुत बेईमानीगिरी करता था। अंग्रेज का 100 रुपये लेना है, लेकिन जमींदार जो होता था, वो जमींदार जो ना, या तो इससे बढ़ा के लेता है, 150 ले लिया, 200 ले लिया, ये जस्ट एग्जाम्पल है। मतलब अंग्रेज का 100 रुपये, लेकिन जो जमींदार होता था, वो जमींदार जो ना अंग्रेजों के बताए हुए कर से भी ज्यादा लेता था। और जो है कि अगर सपोज डेट 150 रुपये लिया, तो 150 रुपये लिया तो 100 रुपये अंग्रेजों को दे दिया, 100 रुपये अंग्रेजों को दे दिया, और 50 रुपये क्या करा के अपना रख लिया, ठीक है, 50 रुपये अपना रख लिया। इस तरह से जो है भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब कि आर्थिक स्थिति उनका कमजोर कर दिया, आर्थिक स्थिति उनको कहते हैं निम्न कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा अगर बात की जाए कि भारत में उस टाइम जो ना, आपको पता होगा कि हमारा भारत को एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में बहुत सारे चीजें मूल्यवान थे, ठीक है, मूल्यवान कहने का अर्थ बहुत ज्यादा कीमती, बेशकीमती मूल्यवान चीजें जो है भारत से अंग्रेज लोग क्या करा के इंग्लैंड भेज रहा था, ठीक है, अपना देश इंग्लैंड भेजना चालू कर दिया। भारत से मूल्यवान चीजें जो होती थी, उस चीजों को, उस वस्तुओं को अंग्रेज अपना देश इंग्लैंड में भेजना चालू कर दिया। तो दोस्तों, आज का क्लास में हम लोगों ने दो चीजों को पढ़ा। क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा आर्थिक कारण को, ठीक है, आर्थिक कारण जो कि अभी जस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्थिक कारण। दूसरा पढ़े हम लोग राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण, ठीक है। दो कारण को हम लोगों ने सॉल्व किया, और दो कारण हमारा बचा हुआ है। इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा पार्ट में करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग का यहाँ से रिगार्डिंग जितने भी हम लोग अभी पढ़े दो कारण, इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है हम लोग रेडी करके लाए हैं, और उस क्वेश्चन को आप लोग को नोट करना है, नोट डाउन आपको करते जाना है। नोट में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नोट बनाने में कोई भी आलसी लेजीनेस नहीं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग बंग भंग, ठीक है। उस टाइम देखिए शायद से हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं, बंगाल विभाजन को जो है बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में, बंग भंग से क्या समझते हैं आप बताइए, ठीक है। ये अक्सर जो है कि शॉर्ट टाइप में, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि बंग भंग से आप क्या समझते हैं, बंग भंग से क्या समझते हैं, एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। अभी जस्ट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन कब किया, 1905 ईस्वी में। किस आधार पर किया था? वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। एक एक शब्द जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में जा रहा है, ठीक है। क्या गया? इसी घटना का नाम क्या है? बंग भंग है। इसी घटना का नाम बंग भंग के नाम से जाना जाता है। परंतु लोगों द्वारा बहुत अधिक विरोध कहने का अर्थ हुआ खिलाफ, मतलब बहुत लोग जो है ना बहुत ज्यादा खिलाफ था, ठीक है। खिलाफ हो जाने पर लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में
भंग भंग को वापस ले लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी बातें हमारी। ठीक है, उसके बाद भंग भंग को किस आधार पर विभाजित किया था, अभी जस्ट पर है सांप्रदायिकता के आधार पर। अब हमारा सवाल है, बिहार बोर्ड का सवाल आता है कि सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं। ये जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, तब भी हमको सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सांप्रदायिकता से हम लोग जब यहाँ पढ़े थे, हम इसका सोल्यूशन यही करेंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? आंसर इसका, किसी एक जाति हो या धर्म हो, ठीक है, उनको आधार मानकर की गई राजनीति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। याद रखेंगे, किसी एक जाति धर्म को जब आधार मानकर राजनीति करे ना, उसे हम लोग सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी शायद। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो है उनका राजनीतिक कारण जो है, अभी जस्ट हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, राजनीतिक कारणों की संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त में समझते हैं माने शॉर्ट में। ठीक है, जल्दी जल्दी व्याख्या करें, उसको बताना। ठीक है, आंसर इसका, भारत में राष्ट्रवाद के कई प्रमुख कारण है, जिनमें राजनीतिक कारणों की व्याख्या निम्नलिखित है। एक है, सबसे पहले है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। अभी हम लोग सारा चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। कब लाया था? 1878 ईस्वी में लाया था। ठीक है, इसको लिखना इस तरह से, भारत में ये एक्ट कहने का तो बताए थे कानून, भारत में ये एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था। इस कानून में हिंदी के सभी अखबारों, ठीक है, हिंदी के सभी अखबारों पर रोक लगाई गई तथा अंग्रेजी के अखबारों को क्या करा था? खुली छूट दी गई, कहा भैया जो लिखना लिखिए। उसके बाद दूसरा कारण आर्म्स एक्ट 1889 ईस्वी। आर्म्स एक्ट को शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसे भारत में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और कानून में कहा गया कि यदि कोई भारतीय हथियार रखना चाहे तो उसे क्या होगा? लाइसेंस लेना होगा, जबकि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। याद रखना। अगला पॉइंट है, और भी कारण है, यही राजनीतिक कारण को और थोड़ा सा डिफाइन करना है हमें। ठीक है, 3 नंबर में हम कह रहे हैं कि इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 ईस्वी में। याद रखना, इल्बर्ट बिल 1883 से। इस बिल में कहा गया, इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने का अर्थ हुआ लाया गया। ठीक है, और कहा गया कि भारतीय लोगों के मुकदमा सामान्य न्यायालय में होगा। भारतीय लोगों का मुकदमा सामान्य न्यायालय में होगा और उस न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश बताए थे, न्यायाधीश कहा जाता है जज को, न्यायाधीश कहा जाता है जज को। ठीक है, जज यूरोपीय होगा, इनडायरेक्टली वो कह रहा था वो अंग्रेज होगा। ठीक है, यूरोप का होगा, परंतु जनता के घोर कड़ा वाद विवाद से इस बिल को 1884 ईस्वी में वापस लेना पड़ा। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के आधार पर भारत में राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारणों की व्याख्या संक्षिप्त में हो जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो बहुत शॉर्टकट में होता है। ठीक है, अब जो है कि दूसरा कारण और एक सवाल है हमारे पास, जो कि आर्थिक कारण है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद के विकास में आर्थिक शोषण की क्या भूमिका थी। आपको इस तरह से लिखना है कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति, भारतीय उद्योग, ठीक है, भारतीय उद्योग के विनाश, किसानों पर भारी कर, धन का निकास तथा बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी ने भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा किया। यही असंतोष की भावना आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास का महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अगर जो है कि आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही है, आप हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप जरूर कहते हैं कि हमें कमेंट करके बताइए। और क्लास समझ में आया तो हमारे चैनल द स्टडी प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टडी प्लस। और जो है कि इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना है। और बिहार बोर्ड की तैयारी में हम एक साथ मिलकर के परचम लहराएंगे। जय हिंद।